Hello everybody, welcome to our channel Edu Learner। जहां आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 4 में। हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो हमारे टॉपिक्स होंगे जी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे, एरर्स के बारे में बात करेंगे, लिस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कौन कौन से मेजरिंग डिवाइसेस हैं जिनका लिस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से हम जो एरर्स हमारे होते हैं उनका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट जिसकी कोई ना कोई सार्थकता होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपये का नोट है और 100 रुपये के नोट में 1 के आगे 2 जीरो लगी हुई है, 100 रुपीज़ लिख दिया हमने। देन एक्चुअली वहाँ पे जो जीरो हमने आगे की तरफ लगाई है वो सिग्निफिकेंट हो गई है, लेकिन अगर वही वाले जीरो हम 1 के लेफ्ट साइड में लगा दें तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो 100 रुपीज़ आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे पास यहाँ कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कहते किसको हैं। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो एक्यूरेटली नॉन वैल्यूज़ होती हैं, नॉन डिजिट्स होती हैं, उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। यानी कि एक्यूरेटली नॉन digits in a measurement is known as significant figures। अब देखिए, इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। पहला देखिए, यदि हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, इसमें जितने भी नंबर हैं ऑल दे आर नॉन जीरो नंबर्स। सभी के सभी जो नंबर्स हैं दे आर नॉन जीरो नंबर्स हैं, दैट इज वाई ऑल दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। इसके बाद है जी हमारा, अगर हमारे पास जीरो है, जीरो जो है अगर वो हमारी इस तरीके से आ जाती है, बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ गई है, देन ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 हैं। इसके बाद अगर हमारी जीरो इस तरीके से आ जाती है 1 2 3, देन इट कंटेन ओनली द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस जीरो इज नॉट इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाती है। इसके बाद हमारा देखिए नंबर 4 पे, अगर हमारे पास ऐसे हो जाए 1 2 3 0, तो यहाँ पे हमारे पास फिर दोबारा से हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 3 ही हैं। ये वाली जीरो भी एक्चुअल में काउंट नहीं की जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। नंबर 5 पे देखिए, अगर यही वाला 1 2 3 0, इसके पीछे हमने मीटर लगा दिया, किलोग्राम लगा दिया, कोई भी यूनिट पुट कर दी है, then this zero is included as a significant figure। तो इसमें 4 significant digits हो गई हैं। इसके बाद देखिए, यदि हमारे पास इस तरीके से डेसिमल है 0 0 1 2 हमने लिख दिया, then all the zeros in the right side and the left side of what the decimal point are non significant। ये भी significant नहीं है, लेकिन अभी पहले इसको देखिए, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाता 10.0012, देन ये राइट वाली जीरो भी एक्चुअल में हमारी और लेफ्ट वाली भी, ये सभी की सभी किसमें इंक्लूड हो जाएंगी? जी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि ये फॉलोड हैं एक्चुअल में नॉन जीरो डिजिट्स के द्वारा फॉलोड है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बीच में आ गई है जीरोस,
देन ऑल द जीरोस आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं, दैट इज वाई यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 हो गए। इसके बाद देखिए अगर हमारे पास ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है 12.00, देन इट कंटेन्स, ये आपका नंबर 8 पे आ गया है, देन दीज जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं, 4। डेसिमल के बाद 00 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमें कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है भाई, ये हमें बता रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पे कोई ना कोई फ्रैक्शन है। हो सकता है ये 001 हो, हमने 1 को ड्रॉप कर दिया, हम सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक ही ले रहे हैं, या 002 हो सकता था लेकिन हमने 2 को नहीं लिखा, वो हमारे लिए क्या हो गया भाई, अनसर्टेन हो गया। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ये भी एक आप डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो कि जिसमें एक्यूरेटली नॉन वैल्यूज के साथ साथ एक डिजिट ऐसा होता है जो अनसर्टेन होता है, तो वो इसी के लिए है। यहाँ पे डिजिट अगर मैं यहाँ पे 1 लगा देता तो ये कोई ना कोई तो पार्ट बन ही गया ये 1/1000 हो गया, सीधी सी बात है। लेकिन हमने 1 को ड्रॉप करा दिया जी, 1 हमारे लिए अनसर्टेन हो गया, तो ये जो भी जीरो है डेसिमल के बाद वाली, ये भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही काउंट होने वाली हैं। इसके साथ हमारे पास अगर कोई भी पावर की फॉर्म में है, लाइक दिस 5 × 10⁵, बस इतना ही लिखा हुआ है, देन इट कंटेंट ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया जी, लेकिन आपको पता है इसके इधर वाली सारी की सारी जीरो जो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही 4th प्रॉपर्टी के अंदर कि ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसके अंदर जो आपकी सॉरी ये तो इसी का पार्ट है, इसके अंदर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है हम। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग व्हाट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिगार्डिंग ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट को देखिए, लिस्ट काउंट क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट काउंट, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। प्रैक्टिकल में लिस्ट काउंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई लिस्ट काउंट होता है बच्चे, और ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल हमें हर एक एपरेटस का जो हमें मिलेगा, लाइक वोल्ट मीटर, एफ मीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, स्केल, उन सब का लिस्ट काउंट होता है और वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल में आगे प्रोसीड कर पाएंगे, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन ही नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वॉच है, इस वॉच का भी लिस्ट काउंट है। ये कम से कम कितना टाइम मेजर कर सकती है जी, 1 सेकेंड कर सकती है। आपके बैग में जो स्केल है उसका भी लिस्ट काउंट है, आपको पता है उसका लिस्ट काउंट कितना है, यू नो वेरी वेल कि उसके अंदर जो सबसे कम डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। यानी कि आपका स्केल है सबसे पहला जो डिवाइस है। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, देखिए कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। द लिस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय ए डिवाइस, कम से कम वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू जो एक डिवाइस मेजर कर सकता है, उस डिवाइस की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं जी, लिस्ट काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन है, स्केल है, तो स्केल के अंदर हमारे पास जो लिस्ट काउंट आएगा वो कितना होगा जी, 1 mm। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं भाई क्या, इज इक्वल टू में लिख सकते हैं जी 0.1 सेंटीमीटर। अब स्केल का लिस्ट काउंट हमने कैसे निकाला है, स्केल का लिस्ट काउंट हमने निकाला है जी मेन स्केल। मेन स्केल कौन है जी, सेंटीमीटर है। तो मेन स्केल का एक डिवीजन हमने ले लिया, ओनली 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी कि जिसको हम कहते हैं MSD, मेन स्केल डिवीजन, जो हमारे पास 1 आ गया है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद डिवाइड बाय व्हाट, 1 सेंटीमीटर आ गया जी आपके पास 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल का डिवीजन है, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 MSD। एक जो मेन स्केल था 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके कितने डिवीजन बन गए बच्चे,
10 बन गए, तो यहाँ पे आंसर कितना बना 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, एक ही बात है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट इजीली मेजर कर सकते हैं। हमें ये देखना मेन स्केल पे कितने डिवीजन है और एक मेन स्केल की वैल्यू क्या है। तो एक मेन स्केल को हम जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है उस एक मेन स्केल के अंदर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिस्ट काउंट मिल जाएगा। नंबर 2 पे हम जाते हैं, तो नंबर 2 पे हमारे सामने आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, इसकी एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल करोगे तो पता चल जाएगी। वर्नियर कैलिपर्स की एप्लीकेशंस है, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे एपरेटस का नाम रख दिया गया है। इसका हम यूज करते हैं भाई, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल छोटी सी बॉल है, उसका डायमीटर हमें निकालना है, उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई छोटा सा सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका इनर डायमीटर आउटर डायमीटर हमें मेजर करना है, वो हम कर सकते हैं। उसी सिलेंड्रिकल वेसल की हमें डेप्थ निकालनी है तो हम डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट द वर्नियर कैलिपर्स। इंजीनियरिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इनके बगैर कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये कैप है, इस मार्कर की ये कैप है, तो भाई इसका जो डायमीटर है अंदर वाला, ठीक है, इसकी मोटाई है तो एक डायमीटर बाहर वाला हो गया, एक अंदर वाला हो गया। अगर इसका इनर डायमीटर परफेक्ट नहीं होता तो ये कैप कभी इसके लिए होती ही नहीं, ये बंद नहीं होता कभी भी। यदि ये नैरो होता तो सीधी सी बात है, तब भी बंद होने में प्रॉब्लम आती। बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता तो भी ये ऐसे ही, जब भी इसको हम ऐसे करते ये नीचे गिर जाता, सीधी सी बात है। तो ये परफेक्शन के साथ बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगला जो है इसका लिस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर आप देखिएगा कि इसमें एक जो है मेन स्केल है जिसको हम कहते हैं MSD, मेन स्केल डिवीजन, और इसके अंदर जो छोटे डिवीजन आते हैं भाई वो होता है VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल होती है इसमें और एक मेन स्केल होती है। अब जो मेन स्केल है उसका जो एक पार्ट है वो 1 mm के इक्वल है। यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जी, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ VSD, टोटल नंबर ऑफ VSD। तो हमारे पास यहाँ पे 1 MSD का वैल्यू कितना है जी, 1 mm है। टोटल VSD कितने हैं जी, 10 डिवीजन है, तो वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे हमारे पास 0.1 mm। सो दिस इज द लिस्ट काउंट फॉर व्हाट, द वर्नियर कैलिपर। इसके बाद है हमारा जो अगला डिवाइस है वो है हमारे पास स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज ये भी एक डिवाइस है जो मेजर करता है, बहुत ही पतले पतले जो तार हैं उनके डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक होता है कि मेन स्केल रीडिंग कह लो या MSD भी लिख सकते हो आप इसको, MSR और MSD। MSR का मतलब है मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीजन, और दूसरी इसके अंदर स्केल होती है जिसको हम कहते हैं जी CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। इस CSR के अंदर 100 पार्ट्स होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं। इसका कैसे निकालेंगे जी लिस्ट काउंट, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी हम करेंगे जी 1 MSR डिवाइड बाय कितना कर देंगे टोटल CSR, यानी कि टोटल डिवीजन ऑन CSR कितने हैं जी 100। 1 MSR की वैल्यू कितनी है भाई 1 mm है, डिवाइड बाय 100 हो गया, तो वैल्यू आ गई बेटा 0.01 mm। So these are some list counts of the devices used in your laboratory or in your daily life. प्रैक्टिकल के दौरान आप एमीटर, वोल्टमीटर, स्फीयरोमीटर इनका आप यूज करने वाले हो, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज आपको लिस्ट काउंट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं होएगा आपका। तो इस तरीके से हमारे पास लिस्ट काउंट और जी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने यहाँ से सीखा सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग क्या है और लिस्ट काउंट का क्या मतलब है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
लिस्ट काउंट की प्रॉब्लम, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप JEE का दे रहे हो, ठीक है जी, एक प्रॉब्लम आपको देखने को जरूर मिलेगी रिगार्डिंग द लिस्ट काउंट। अब अगला सेक्शन जो है जी हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जी एरर्स के बारे में। तो एरर्स क्या हैं, चलिए देखते हैं जी एरर्स क्या हैं। एरर्स या खाली एरर लिख सकते हो। एरर का मतलब क्या है जी, एरर किसको कहेंगे, गलती को। इंसान जो है जी गलती का पुतला है, गलतियां करेगा ही करेगा, चाहे वो आम जिंदगी में हो, चाहे वो प्रैक्टिकल में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करने में हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हो जाती है। इट्स ए कॉमन थिंग, एक साधारण सी बात है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो एरर का मतलब क्या है जी, एरर का मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, या बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, दैट्स व्हाई। अब हमारे पास है जी एरर के टाइप्स। कितने टाइप्स के एरर होते हैं जी, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक जो आपके पास पहला एरर है उसको हम कहते हैं जी सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर है। और सिस्टमैटिक एरर के भी फिर पार्ट हो जाते हैं। पहला जो पार्ट है जी सिस्टमैटिक एरर का, वो कौन सा है भाई, वो है जी हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। मतलब क्या हुआ जी इंस्ट्रूमेंटल एरर का, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट अगर ठीक नहीं है तो सिंपल सी बात है कि जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने जा रहे हैं जी वो ऑलरेडी गलती होएगा, सही होने के तो चांसेस ही खत्म है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही गलत है। घड़ी की सुइयां ठीक तरीके से रोटेट नहीं कर रही हैं, घड़ी में एरर आ गया है तो टाइम ठीक नहीं बताएगा ये। तो यहाँ पे आपके पास नंबर 2 पे आता है जी, नंबर 2 इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर और ह्यूमन एरर भी आप इसको कह सकते हो। ह्यूमन एरर मतलब ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल यू आर नॉट कॉन्शियस, आप सचेत अवस्था में नहीं हैं, तो सिंपल सी बात है प्रैक्टिकल आप दाएं बाएं देख रहे हो, आपको रीडिंग लेनी है, रीडिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो तो रीडिंग आपकी गलत हो जाएगी। और वहाँ जो एरर डेवलप होगा आपके प्रैक्टिकल में वो क्या कहलाएगा जी, पर्सनल एरर और ह्यूमन एरर। इसके बाद है भाई हमारे पास नंबर 3। नंबर 3 है जी हमारा इंटरनल सोर्सेज एरर। इंटरनल सोर्सेज एरर, इसका क्या मतलब है भाई इंटरनल सोर्सेज एरर का? इंटरनल सोर्सेज एरर का मतलब है कि इफ वी हैव ए लैक नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिकल्स और सम मेजरिंग डिवाइसेस, उनके बारे में अगर हमें नॉलेज कम है, मान लीजिए मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ और मुझे प्रैक्टिकल की नॉलेज कम है, तो मैं जब रीडिंग्स लूँगा तो कहीं ना कोई गलती ज़रूर होएगी और वहाँ पे एक एरर डेवलप हो जाएगा विच इज नोन एज द इंटरनल सोर्सेज एरर। नंबर 4 पे आता है जी हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज एरर। एक्सटर्नल सोर्सेज एरर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज एरर? इसके अंदर फिजिकल कंडीशंस की वजह से जो एरर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं जी एक्सटर्नल सोर्सेज एरर। मतलब आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गई, ठीक है, अदर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो अफेक्ट करती हैं मेजरमेंट्स को, उनको हम क्या कहते हैं जी एक्सटर्नल सोर्सेज एरर।
इस तरीके से ये पहला पार्ट है जी हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, सिस्टमैटिक एरर। इसके बाद जो सेकंड वन है जी हमारे पास, उसको हम लिखेंगे भाई, द सेकंड इज द रैंडम एरर। सेकंड इज द रैंडम एरर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एरर? ऐसे एरर्स जो एक्चुअल में सर्टेन नहीं है, रैंडमली कभी भी आपके सामने आ जाते हैं, उनको हम रैंडम एरर कहते हैं। मतलब भाई मैंने इसकी लेंथ मेजर करने के लिए कहा 5 स्टूडेंट्स को, तो 5 स्टूडेंट्स ने इसकी लेंथ, किसी ने बिल्कुल परफेक्ट मेजर कर दिया है, किसी ने 0.1 या 0.01 सेंटीमीटर कम कर दिया है, किसी ने 0.01 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दिया है। तो इस तरीके के जो एरर्स हैं, उन्होंने हर एक चीज़ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो एरर आ ही जाते हैं, जो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, हमने सारा सब कुछ बिल्कुल कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी गलती आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। इनको ठीक करने का आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट ठीक होना चाहिए, यहाँ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जी कैसी कंडीशन है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया है तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो ठीक रीडिंग नहीं देंगे, तो उनके लिए एक सफिशिएंट जो आपका इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करके तभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। रैंडम एरर को डिक्रीज करने का तरीका है कि हम क्या कर देंगे भाई, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को इंक्रीज कर देंगे। नंबर ऑफ मेजरमेंट्स अगर हमने, नंबर ऑफ रीडिंग्स अगर हमने बढ़ा दी हैं, तो रैंडम एरर डिक्रीज हो जाएगा। रीडिंग्स को बढ़ा देंगे, रैंडम एरर डिक्रीज हो जाएगा, तो जो नेट आपका परसेंटेज एरर बनने वाला है किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। अब बारी आती है हमारी, हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स। कैलकुलेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कैसे मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं? देखिए, देयर आर 5 स्टेप्स, 5 तरीके से हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। और देखिए एरर कैसे कैसे मोड पे पहुंचता है, कैसे कैसे गुल खिलाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट हमारे पास रीडिंग्स हैं भाई A1, ठीक है जी, A2, A3, A4 और कहाँ तक पहुंच गए जी हम, AN रीडिंग्स तक पहुंच गए। n नंबर ऑफ रीडिंग्स हमारे पास है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू या जिसको हम कहते हैं मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू एक ही मतलब है, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू को हम कैसे डिनोट करने वाले हैं? हमारे पास रीडिंग ये वाली है, तो हमने इसको कह दिया है कि हम इसको ट्रू वैल्यू को या मीन वैल्यू को हमने डिनोट कर दिया है जी ए बार से। तो ए बार हमारा कितना बन गया जी, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहां तक, AN तक, क्योंकि हम एक्चुअल में एवरेज वैल्यू ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज व्हाट, द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, और यू कैन से दैट द एवरेज वैल्यू। सेकेंडली अभी हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। इसको मीन एरर भी कह सकते हो, ट्रू वैल्यू, मीन एरर। यहां पे अब हम निकालेंगे जी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं A1, A2, A3, AN, इनके अंदर कहीं ना कहीं एरर है, और उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते चले जाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअल में जो एरर है हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। तो देखिए कैसे एब्सोल्यूट एरर हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज के अंदर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो A1 का एब्सोल्यूट एरर हम कैसे लिख देंगे जी, डेल्टा A1।
और डेल्टा A1 को हम कैसे यहाँ पे शो करेंगे, अभी मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर देंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए मॉडुलस का यूज हमने कर दिया है। सिमिलरली डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार माइनस A2 और इसका भी मॉडुलस हमने ले लिया है। यहाँ पे इसके बाद कंटिन्यूसली करते हुए हम पहुंच गए जी डेल्टा AN तक, और डेल्टा AN इज इक्वल टू हमने लिख दिया जी A बार माइनस AN, ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हमारे पास हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर जो एरर छिपा हुआ था वो बाहर आ गया है, और उसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट एरर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर। इसके बाद हम निकालेंगे जी मीन एब्सोल्यूट एरर। नंबर 3 पे हमारा है जी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे जी, हमने रिप्रेजेंट कर दिया जी डेल्टा A बार से, यानी कि डेल्टा A बार हमारे पास कितना बन गया, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं सबकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं, डेल्टा A1 मॉडुलस प्लस डेल्टा A2 मॉडुलस अप टू कहाँ तक, डेल्टा AN तक मॉडुलस डिवाइड बाय व्हाट n। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। नंबर 4 पे हम कैलकुलेट करेंगे किसको, रिलेटिव एरर को, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर RE से हमने डिनोट कर दिया जी, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, रेशियो है इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर की, यानी कि डेल्टा A बार डिवाइड बाय द मीन एरर, ये हमारा रिलेटिव एरर बन गया है। नंबर 5 पे हमारे पास है जी परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर लास्ट है ये हमारा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू किसके होता है जी, रिलेटिव एरर इनटू 100, या आप क्या कह सकते हो कि डेल्टा A बार डिवाइड बाय A बार इनटू 100। दिस इज एक्चुअली, these are the steps for finding what, for finding the different errors magnitude, अलग अलग एरर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल ये है कि हमारे पास भाई 4 लेंथ मेजर करने के लिए कहा गया, 4 बच्चों को लेंथ मेजर करने के लिए कहा गया। 4 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं जी, 4 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। चारों स्टूडेंट्स ने लेंथ मेजर की, L1 की वैल्यू निकाली जी 3.63, दूसरे वाले ने निकाली जी 3.62, तीसरे वाले ने निकाली जी 3.63, चौथे वाले ने निकाली जी L4 3. चलिए इसको हमने 64 ले लिया है, इसको हमने 65 ले लिया है। इस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट किया भाई, 4 स्टूडेंट ने ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट की। अब इसमें हमसे सीधा पूछ रहा है जी कि फाइंड द परसेंटेज एरर, क्या निकालिए भाई, परसेंटेज एरर निकाल के दिखाओ। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करने वाले हैं, हम सबसे पहले तो ये निकालेंगे जी A बार। चलिए जी A बार निकाल दिया, A बार, या यहाँ पे A नहीं लेंगे, अब L बार ले लेंगे। लेंथ की बात आ रही है तो L बार इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया भाई, ऐड कर दीजिए इनको, 3.63 प्लस 3.62 प्लस 3.64 प्लस 3.65 डिवाइड बाय 4। तो L बार की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई है भाई, जब इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ जाएगी 3.635, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना बन गया जी, 3.64 बन गया। ये L बार आ गया। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो क्या पुट करने वाले हैं भाई, अब हम जी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हर एक के अंदर। मतलब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, इसके हिसाब से करना है बच्चे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल देंगे बेटा, डेल्टा L1,
डेल्टा L1 निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए हमें पता है जी L बार माइनस L1 कर देंगे। L बार कितना है जी हमारे पास ये रहा, यानी कि 3.64 माइनस अच्छा ये हो गया हमारे पास माइनस कितना हो गया जी 3.63, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे अब जब इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास। सबसे पहले 3.64 माइनस 3.63 है इज इक्वल टू वैल्यू बन गई बेटा 0.01। कोई दिक्कत नहीं है मॉडुलस लगाने की, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव है तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आप लिख देंगे जी डेल्टा L2, तो L बार माइनस L2 के लिए जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू होगी जी 3.64 माइनस 3.62, तो ये वैल्यू आ गई 0.02। उसके बाद डेल्टा L3 निकालोगे बच्चे तो L बार माइनस L3 कर दोगे, वैल्यू 3.64 माइनस 3.64, वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास 0.00। और उसके बाद हम जाएंगे जी डेल्टा L4 के लिए तो L बार माइनस L4 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई भाई 3.64 माइनस 3.65। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव बन रही है जी माइनस कितना 0.01 बन रहा है, तो इसका मॉडुलस पुट कर देंगे बेटा, ये आ गया जी हमारे पास। ये चार वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो इन चार वैल्यूज से अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है जी आगे वाले स्टेप्स। अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे जी सबका सम करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी भाई। तो जब हमने इनका सम किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा। अब हम निकालने जा रहे हैं डेल्टा L बार, यानी कि आपका जो थर्ड स्टेप था। तो डेल्टा L बार की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी भाई 0.04 डिवाइड बाय 4, वैल्यू आ गई बेटा 0.01। ये आपके पास डेल्टा L बार आ गया है। नंबर 4 पे हमें रिलेटिव एरर निकालना है RE। रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला डेल्टा L बार डिवाइड बाय L बार, यानी कि 0.01 डिवाइड बाय 3.64। इसको जब बच्चे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 0.00 और 28, ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तो हमारे पास हमें पता है रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देना है 0028 इंटू कितना बेटा 100, तो हमारे पास वैल्यू आ गई भाई कितनी, जो परसेंटेज एरर है वो आ गया बेटा 0.28%। यानी कि जो भी हमने लेंथ अभी मेजर की है उन लेंथ के अंदर जो नेट एरर हमारा बना है वो नेट एरर हमारा कितना बन गया जी 0.28% एरर बन गया, यानी कि इतनी गलती है हमारी, रियली वेरी स्मॉल 0.28। मतलब हमने पूरा 1% भी गलत नहीं किया, आधा % भी नहीं है, लगभग 1/4 गलती है हमारे पास। तो वो बहुत ही माइनर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हमारा प्रैक्टिकल ठीक ठाक गया है। तो दीज आर द सम मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एरर्स को कंबाइन किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, या फिर हम कह सकते हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर, विच इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बहुत जरूरी हिस्सा है। लास्ट हिस्सा है हमारा, लास्ट पार्ट होगा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसके भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स टैकल करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।